देखो, छत्तीसगढ़ की इतिहास, हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या पढ़ रहे थे जी? आधुनिक इतिहास। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, देखो 2 मिनट रिवाइज कर लो। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। आधुनिक इतिहास में हम लोग सबसे पहले मराठा काल से हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, याद आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे हमारे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को 5 चरणों में कंप्लीट करेंगे, 5 से 6। तो आप लोग का क्या हो जाएगा? पहला चरण में आप लोग का था हमारा अप्रत्यक्ष मराठा शासन। ठीक है, अप्रत्यक्ष मराठा शासन था, जिसका समय 1741 से 1757 तक। ठीक है, इस समय अप्रत्यक्ष मराठा शासन में अंतिम शासन कौन था जी? अंतिम शासक मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह था। और प्रथम में देखा जाए तो रघुनाथ सिंह। याद आ रहा है? ठीक। अब मोहन सिंह के बाद जो अगला आएगा वो प्रत्यक्ष में आएगा। ठीक है, दूसरा, इसके बाद अप्रत्यक्ष मराठा शासन के बाद हमारा प्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन में हमारा समय है 1758 से 1787। ठीक है, सुबह शासन, सॉरी, बिंबाजी भोसले की मृत्यु तक, है ना भाई? तो इसमें हमारा कौन कौन से शासन आए थे, याद आ रहा है? बिंबाजी भोसले, मोहन सिंह जो है जा करके वहां पर बताता है जाइए आप प्रत्यक्ष रूप से शासन करिए करके। तो पहला शासन कौन आता है? बिंबाजी भोसले। ठीक है ना, बिंबाजी के बाद चिमड़ा जी, चिमड़ा जी के बाद ब्यांको जी, ब्यांको जी के बाद परसो जी, परसो जी के बाद अप्पा जी। क्लियर है? तो ये तब तक चलता है जो लास्ट अप्पा साहेब, अप्पा साहेब के बाद है ना, अप्पा साहब सूबेदारी व्यवस्था। ठीक है ना, सूबेदारी व्यवस्था सौंपेगा, ये 1787 तक। अप्रत्यक्ष के बाद आ जाएगा आप लोग का सूबा शासन। ठीक है, सूबा शासन जो कि बेंको जी के समय से स्टार्ट होगा। तो सूबा शासन का समय याद रखना है, सूबेदारी व्यवस्था 1788 से 1818 तक। ठीक है, 1818 में देखिए सूबेदारी की जैसी व्यवस्था खत्म होगा तो क्या आ जाएगा आप लोग का? अधीक्षक, अधीक्षक। अब इसके बाद अंग्रेज लोग आएंगे ना सूबा शासन के बाद। ठीक है, जो कि अंतिम आप लोग का सूबेदार कौन था? अंतिम सूबेदार गोपाल राव, यादव राव दिवाकर, है ना भाई? यादव राव दिवाकर, यादव राव दिवाकर अंतिम सौंपता है किसको? कैप्टन एडमंड को। ठीक है, सूबा शासन 1788 से 1818। इसके बाद सूबा शासन के बाद हमारा ब्रिटिश के अधीन मराठा, ब्रिटिश अधीन, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन 1818 से 1830 तक। ठीक है, इस समय देखा जाए तो परसो जी का एकदम एक ही बेटा रघु जी तृतीय। ठीक है, इस समय देखा जाए 1818 में छोटा रहता है आंग्ल मराठा युद्ध के समय, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, है ना भाई? तो ब्रिटिश अधीन मराठा, तो ब्रिटिश लोग क्या अधीक्षक की नियुक्ति करते हैं। इधर सूबा शासन में आप लोग का सूबेदारी व्यवस्था, अंतिम सूबेदार आप लोग का यादव राव दिवाकर। यादव राव दिवाकर सौंपेगा किसको? प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड को, है ना, एडमंड को। और हमारा अंतिम, इसमें अंतिम आप लोग का कौन रहता है? क्राफर्ड। फिर क्राफर्ड अब सौंपेगा किसको? रघु जी को, रघु जी द्वितीय को। और रघु जी द्वितीय को जैसे ही सौंपेगा तो पुनः मराठा शासन आएगा। क्या आएगा? पुनः मराठा शासन आएगा। तो ये लोग इतना को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं क्या? ठीक है, अप्रत्यक्ष मराठा, प्रत्यक्ष मराठा, सूबा शासन, ब्रिटिश के अधीन मराठा, इतना क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद है ब्रिटिश अधीन मराठा के बाद पुनः मराठा शासन, पुनः मराठा शासन। पुनः मराठा शासन का समय रहेगा 1830 से 1854, लॉर्ड डलहौजी के आगमन तक। ठीक है, आज का हमारा पूरा टॉपिक यही रहेगा, पुनः मराठा शासन।
क्लियर है? हेडिंग डालो, पुनः मराठा शासन 1830 से 1854। पुनः मराठा शासन 1830 से 1854 ईस्वी। ये पूरा मराठा शासन 1830 से 1854। अब देखो इसकी पहली घटना क्या था हमारा, इसके पहली घटना क्या है हमारी, इसको समझो, ब्रिटिश के अधीन मराठा। ठीक है, इसके पहली घटना ब्रिटिश के अधीन मराठा, ये हमारा छत्तीसगढ़ समझो पहले। समझना, छत्तीसगढ़, इधर नागपुर, ये नागपुर एरिया महाराष्ट्र, ये हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अब जब हम लोग बात करेंगे पुनः मराठा शासन 1830 से 1854 के पहले की घटना को देखें तो 1830 से 1854 के पहले घटना क्या है हमारा, ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। ब्रिटिश के अधीन रह करके मराठा लोग शासन कर रहे थे। उस समय रघु जी जो तृतीय था, कैसे छोटा था। 1818 में जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा हार गए हैं मराठे लोग। तो मराठे लोग हार जाते हैं तो परसों जी के बेटा रघु जी तृतीय छोटे रहते हैं, छोटे है ना भाई, छोटे रहते हैं। तो छोटे रहते हैं तो उस समय देखा जाए तो अंग्रेज लोग ने एक वचन दिए रहते हैं। अंग्रेज लोग क्या वचन दिए रहते हैं कि जब तक ये वयस्क ना हो जाए, कौन, रघु जी तृतीय, रघु जी तृतीय जब तक वयस्क ना हो जाएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शासन करेंगे। ठीक है, और शासन करते हैं तो लोग अधीक्षक की नियुक्ति करके शासन करते हैं, है ना, अधीक्षक की नियुक्ति करके शासन करते हैं। तो इस समय अधीक्षक की नियुक्ति करके शासन करते रहते हैं। कब, पुनः आप लोग का ये ब्रिटिश अधीन मराठा शासन में। तो इस समय अभी देखा जाए तो हमारे नागपुर में दो व्यक्ति आते हैं, एक जेनकिस प्रथम और अंतिम कौन, विल्डर। तो इस समय अंतिम कौन रहता है हमारा, अंतिम देखो ना जी क्या रेजिडेंट, अंतिम रेजिडेंट कौन रहता है, विल्डर रहता है। उसी को समझा था रेजिडेंट को, अंतिम रेजिडेंट विल्डर रहते हैं इधर, विल्डर। और प्रथम को तो उस समय का है, याद रहेगा वो। ठीक है, तो यहां विल्डर शासन करते रहता है। और इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में क्या चलते रहता है, 6 अधीक्षक लोग। 6 अधीक्षक में से अंतिम अधीक्षक कौन रहता है हमारे छत्तीसगढ़ में, क्राफर्ड, है ना, कैप्टन क्राफर्ड, कैप्टन क्राफर्ड। अब इस समय देखा जाए, ठीक है, तो समझना, अब ये जो है हमारा विल्डर जो है कहां शासन कर रहे हैं, नागपुर। छत्तीसगढ़ में क्राफर्ड, क्लियर है। ये लोग सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, क्या करेंगे, सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता हस्तांतरण करेंगे लोग। मतलब अब ये लोग अंतिम में है ना भाई। तो वादा के अनुसार लोग क्या करेंगे, सत्ता हस्तांतरण करेंगे, सत्ता हस्तांतरण सौंपेंगे जो अगला शासक आएगा। ये भी सत्ता, नागपुर के सत्ता हस्तांतरण है ना, ये भी सत्ता हस्तांतरण करेगा, सत्ता हस्तांतरण सौंपेगा ये भी। ठीक है, ये भी सत्ता हस्तांतरण करेगा। तो अब याद रखना इस समय विल्डर, और विल्डर हमारे अब छत्तीसगढ़ में, मतलब नागपुर में, नागपुर का जो मराठा शासक, नागपुर में मराठा शासक मतलब छोटा कौन रहता है, रघु जी तृतीय। रघु जी तृतीय को क्या सौंप देगा ये विल्डर, जो अंतिम हमारा का क्या रहता है, अंतिम रेजिडेंट। ठीक है, अंतिम रेजिडेंट। ठीक है, तो ये यही अंतिम रेजिडेंट रहता है। और इसका सत्ता का हस्तांतरण मतलब नागपुर का पूरा बागडोर किसके हाथ में देगा, रघु जी तृतीय। ठीक है, रघु जी तृतीय, रघु जी तृतीय। अब नागपुर में किसका शासन आ जाएगा,
मराठा शासक। ठीक है, रघुजी तृतीय हमारा कौन था? मराठा था। ठीक है, परसों जी का बेटा रघुजी तृतीय, ये क्या था? हमारा मराठा था। तो ब्रिटिश से हट करके अब क्या गया? नागपुर में मराठा आ गया। तो नागपुर में तो हमारा मराठा आ गया। ठीक है, नागपुर मराठा फिर से आ गया, इसलिए पुनः मराठा शासन। ठीक है, अब सत्ता का हस्तांतरण कर दिया, किसको दे दिया बताओ? बिल्डर किसको दे दिया? रघुजी तृतीय को सौंप दिया। अब इधर छत्तीसगढ़ में कौन शासन करेगा? ये दिक्कत है ना भाई, छत्तीसगढ़ में ये तो ये रघुजी तृतीय छोटा मतलब अब जवान हो गया, वयस्क हो गया है। तो ये एक योजना बनाता है, जिस प्रकार हमारे ये नागपुर क्षेत्र में जिला के मालिक क्या होता है? जिलेदार होता है। तो उसको क्या कहते हैं? जिला कहते थे लोग। क्या कहते थे? मराठी भाषा में जिला को जिला और जिलेदार को जिल्हेदार बोलते थे। ठीक है, तो एक जिले का मालिक एक जिलेदार होता था। मराठी क्षेत्र है, मराठा क्षेत्र है ना, तो मराठी शब्द में जिला को जिला कहते थे। तो ये क्या करेगा? ये भी सोचेगा जैसे इसके दादा परदादा लोग किए थे, है ना, जैसे कि बेंको जी नागपुर में रह के सूबेदारी से व्यवस्था चलाए, है ना भाई, और अंग्रेज लोग रहकर क्या चलाए? अधीक्षक की नियुक्ति करके छत्तीसगढ़ में। उसी प्रकार मैं भी यहां पर छत्तीसगढ़ में जिलेदार की नियुक्ति करके क्या करूंगा? शासन करूंगा करके योजना बनाता है। कौन? रघुजी तृतीय। अब छत्तीसगढ़ में ये क्या करेगा? जिलेदार की नियुक्ति करेगा। ठीक है, जिलेदार की नियुक्ति करेगा रघुजी तृतीय, याद रखना। इस समय क्राफर्ड, ठीक है, क्राफर्ड, अब क्राफर्ड जो है किसको देगा सत्ता को जी? जिलेदार की नियुक्ति करेंगे। तो जिलेदार की नियुक्ति, कितने जिलेदार की नियुक्ति होती है? आप लोग को बताया था 8 लोगों के जिलेदार की नियुक्ति होती है। सब लोग किसी भी किताब में सबको डील करके नहीं बताया गया है, लेकिन 7 से 8 लोगों के जिलेदार की नियुक्ति की जाती है। तो प्रथम जिलेदार के रूप में कृष्णराव अप्पा, कृष्णराव अप्पा, ये कृष्णराव अप्पा के रूप में प्रथम जिलेदार की नियुक्ति की जाती है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में अब क्या हो गया? जिलेदारी व्यवस्था। जिलेदार, छत्तीसगढ़ में जिलेदार की नियुक्ति करेगा, है ना भाई। प्रथम जिलेदार किसको नियुक्ति कर दिया गया? कृष्णराव अप्पा प्रथम जिलेदार। ठीक है, इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कौन से आ गया? जिलेदारी व्यवस्था आ गया। और नागपुर में क्या चल रहा है? मराठा ही चल रहा है। नागपुर में मराठा और छत्तीसगढ़ में जिलेदारी। समझ रहे हो ये? अब रघुजी तृतीय यहां रह के छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था प्रारंभ कर दिया। तो कितने जिलेदार की नियुक्ति किया गया? इसको याद रखना है, 8। ठीक है, ट्रिक याद आ रहा है? क्या है ट्रिक? काश दीस जीजी, यही है। चलो देखो, 8 जिलेदार की नियुक्ति कौन कौन किए हैं? कौन कौन सो 8 व्यक्ति है जो जिलेदार बन के हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किए, उसको याद करो। देखो, छत्तीसगढ़ में जिलेदार, प्रथम कौन होता है? इसके छोटे से ट्रिक याद रख लेना। ट्रिक क्या है जी? काश दिस जी जी। ठीक है, याद रखना, ये छोटा सा ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। जिस प्रकार सूबेदार लोगों का क्रम एग्जाम में पूछा जाता है, उसी प्रकार जिलेदारों का भी क्रम में आगामी पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना। अब 8 जिलेदारों का नाम इस प्रकार से याद रखना है, के से याद रखना है। देखिए आप लोग, प्रथम हमारा जिलेदार कृष्णराव अप्पा, कृष्णराव अप्पा याद रखना। दूसरा ए से याद रखना, अमृतराव अप्पा, अमृतराव अप्पा याद रखना है, अमृतराव अप्पा। ए से सदरुद्दीन, सदरुद्दीन। डी से दुर्गा प्रसाद,
डी आई से इंदुक, इंदुक राव, इंदुक राव अप्पा बोल सकते हो, इंदुक राव अप्पा। ठीक है, एस से हो जाएगा सखाराम बापू। ठीक है, वो सखाराम हरि था सूबेदार में, सीताराम टाटिया करके, ये सखाराम बापू है। इसके बाद एस के बाद जी से गोपाल है, गोविंद है। हाँ देख लो ना भैया, गोविंद होगा, गोविंद राव, गोविंद राव अप्पा और फिर गोपाल राव, इसे तो गोपाल राव अंतिम जिलेदार बनेगा, गोपाल राव अप्पा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का छत्तीसगढ़ में 8 जिलेदार का क्या हुआ जी, नियुक्ति हुआ। ठीक है, 8 जिलेदार की क्या की गई, नियुक्ति की गई। ठीक है, अब नियुक्ति के बाद यहां पर समझना है 11 दिसंबर 1853 की घटना, 11 दिसंबर 1853, 11 दिसंबर 1853 में रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है, मर तो गए बेचारा। ठीक है, तो याद रखना रघुजी तृतीय की मृत्यु 11 दिसंबर 1853। अब मृत्यु, और इस समय रघुजी के समय आप लोगों का 1830 में भारत में हमारा विलियम बेंटिक, 1830 की बात कर रहा हूं, 1830 में जब ये जवान होता है, उस समय कौन रहता है पता है, विलियम बेंटिक हमारा गवर्नर जनरल रहता है भारत का। भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है 1830 में, विलियम बेंटिक। तो जब विलियम बेंटिक रहता है ना, तो पहले जब मराठा युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना, उस समय वचन दिए थे लोग कि हम लोग जैसे ही ये जवान हो जाएगा तो सत्ता को क्या दे देंगे, मराठा को दे देंगे। तो मराठा को सत्ता में देते समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, देखो अंग्रेज लोग पहले से ही धोखेबाज थे, लेकिन विलियम बेंटिक भारत का जब ये बनता है ना, हमारे भारत में जब आता है, तो थोड़ा सा उदारवादी प्रवृत्ति के रहता है। उसको किसी भी प्रकार कौन से साम्राज्य में, कौन से रियासत में कौन शासन कर रहा है, उससे मतलब नहीं रखता वो। ठीक है, वो लोग, हाँ अंग्रेज लोग वचन दिए थे, तो वचन दिए थे, तो जाओ चुपचाप रघुजी तृतीय को अपना बागडोर दे दो भैया, नागपुर का मराठा शासक को दे दो, जाओ रघुजी तृतीय अगर जिंदा है तो फिर वो विलियम बेंटिक क्या करवा देता है, उसको दे देता है। ठीक है, अब इस समय जब रघुजी तृतीय की जब मृत्यु हो जाती है, तो इस समय मृत्यु हो जाती है तो ना मेंसल, ठीक है, नागपुर में कमिश्नर घोषित होकर आता है, ठीक है, कमिश्नर मेंसल। ठीक है, मेंसल। तब रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गया करके किसको बताएगा, लॉर्ड डलहौजी। 1854 की घटना आ गया, मृत्यु देखो 53 हो गया, 53 तुरंत कहां मरा है, 11 दिसंबर 1853 की घटना है। ठीक है, 30 के बाद 53 आया है। ठीक है, तो याद रखना 11 दिसंबर 1853 में किसकी मृत्यु हो जाती है, रघुजी की मृत्यु, नहीं इसकी मृत्यु ही हो जाती है। ठीक है, बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई ऐसा कहा जाता है। तो याद रखनी जैसी मृत्यु होती है, तो यहां पर अब नाम नहीं आ रहा है जी, मेंसल कमिश्नर बनकर आता है। ठीक है, और इस समय ठीक हमारे भारत में गवर्नर जनरल बनकर कौन आता है पता है, लॉर्ड डलहौजी। 54 ही घटना आएगा, दिसंबर खत्म होने वाला, देखो दिसंबर है, दिसंबर के बाद 1854 आएगा। 1830 से 1854 तो हमारा क्या है, आप लोग का पूना मराठा शासन है। 1854 में फिर हमारा लॉर्ड डलहौजी जो है भारत में गवर्नर जनरल बनकर आएगा। तो लॉर्ड डलहौजी क्या बनकर आता है, गवर्नर जनरल बनकर आता है, हमारे भारत का गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी की एक रणनीति थी, एक नीति थी, जिसको हम लोग हड़प नीति कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, इसी को व्यवगत के सिद्धांत कहते हैं, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं।
ये तो ऐसी जमाना है एकदम क्रम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आना, ज्यादा डेट याद करने की जरूरत नहीं है इसमें ना। फिर 13 मार्च 1854 को हमारा नागपुर और छत्तीसगढ़ विलय हो जाएगा क्या, हाँ, ब्रिटिश में। फिर खत्म हो जाएगा ये लोग, बता रहा हूं कहानी को सुनो ना। तो फिर अब इस समय हमारे भारत में इसकी मृत्यु के समय रघुजी तृतीय, रघुजी तृतीय नागपुर में शासन करते रहते हैं। ठीक है, तो इस समय हमारा डेट कौन है जी, 11 दिसंबर 1853। 11 दिसंबर 1853 में मृत्यु किसकी हो गई, रघुजी तृतीय की मृत्यु। अब इसके बाद यहां हमारे भारत में, पूरे में भारत की बात कर रहा हूं, इधर छत्तीसगढ़ में कौन सा शासन चल रहा है, जिलेदारी। इधर हमारा मराठा नागपुर में। तो जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, अब ये बात पता चल जाता है, पहुंचा जाता है ना। ठीक है, बात पहुंचाएगा, देखो गोपाल राव, ठीक है, गोपाल राव भी हमारा छत्तीसगढ़ में है। तो जैसे ही पता चलता है कि इसको हमारे भारत में कौन आया रहता है, लॉर्ड डलहौजी। भारत में इस समय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बनकर भारत में आता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की एक नीति रहती है, क्या नीति, हड़प नीति। और उस हड़प नीति में क्या क्या बातें रहती है, जिस क्षेत्र में अच्छा से प्रशासनिक नहीं होता हो और जिसके वंशज में जिसका पुत्र ना हो, कोई संतान ना हो, वो उसको हम लोग कहां विलय कर लेंगे, ब्रिटिश के अधीन विलय कर लेंगे, हमारे अंग्रेज सत्ता में शामिल कर लेंगे बोलते हैं। याद आ रहा है लॉर्ड डलहौजी जिसका बेटा संतान नहीं रहता है, आधुनिक इतिहास पढ़े थे तो। ठीक है, तो इसमें इसका नियम चलते रहता है कि जिस क्षेत्र में, जिस रियासत में, जिस राजा का कोई संतान नहीं होगा, वहां पर हमारे उसको हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रिटिश में मिला लेंगे, विलय कर लेंगे। ठीक है, तो इस समय रघुजी निसंतान थे, रघुजी तृतीय, इससे कोई बेटा नहीं। तो ये क्या कर लेगा, घटना है 13 मार्च 1854 की, नागपुर को क्या कर लेगा, ब्रिटिश में विलय कर लेगा, अंग्रेज अपने में सत्ता में शामिल कर लेगा। ठीक है, और इस समय देखो गोपाल राव, ठीक है, गोपाल राव भी इधर है। अब जब ये नागपुर हमारा विलय हो गया तो छत्तीसगढ़ बचे क्या, क्योंकि तो यही तो पूरा छत्तीसगढ़ में जिलेदार एक नियुक्ति किया है। तो जैसे नागपुर को पूरा विलय किया तो साथ ही साथ तो नागपुर के अंतर्गत में तो हमारा रघुजी तृतीय के अंतर्गत में जिलेदारी व्यवस्था चल रही थी। तो पूरा एक डेट याद रखना, 13 मार्च 1854 में नागपुर और छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश में विलय कर लिया गया। ठीक है, उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत 13 मार्च 1854 को छत्तीसगढ़ और नागपुर को ब्रिटिश में विलय कर लिया गया। एक लाइन में इतना याद रखना है। ठीक है, अब विलय हो गया, अब कुछ बचा क्या, छत्तीसगढ़ में कुछ बचा, नागपुर में कुछ बचा, खत्म। ना छत्तीसगढ़ में मराठा शासन नहीं बचा, ना नागपुर में मराठा शासन नहीं बचा। अब वहां पर क्या करेगा, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर क्या करेगा जी, नियुक्ति करेगा। नागपुर में कमिश्नर की नियुक्ति करेगा मेंसल, और छत्तीसगढ़ में चार्ल्स इलियट। ठीक है, चार्ल्स सी इलियट जो भी है ना, तो इलियट आएगा। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर और यहां पर मेंसल रेजिडेंट बोल सकते हो। ठीक है, इधर मेंसल आएगा और इधर चार्ल्स इलियट। तो छत्तीसगढ़ में देखो गोपाल राव जो है क्या करेगा, गोपाल राव शासन करते रहता है। फिर जैसे ही छत्तीसगढ़ में किसकी नियुक्ति होगी, अब डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए क्या किया जाता है जी, डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर किसको नियुक्त किया जाता है, चार्ल्स सी इलियट। ठीक है, आप लोग चार्ल्स इलियट याद रखना, वो चार्ल्स इलियट। ठीक है, इस चार्ल्स इलियट को गोपाल राव शासन करते रहता है, अंतिम है बेचारा, अंतिम जिलेदार कौन, गोपाल राव, यही अंतिम है। प्रथम हमारा कृष्णराव अप्पा है प्रथम। ठीक है, प्रथम में, और अंतिम में अंतिम जिलेदार गोपाल राव। गोपाल राव अपना बागडोर किसको देता है, चार्ल्स इलियट को देता है। ठीक है, इसके बाद ये छत्तीसगढ़ में अब शासन कौन करेगा, चार्ल्स इलियट।
इसने अपने सहायता के लिए दो और डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति करता है, बिलासपुर और रायपुर में। बिलासपुर और रायपुर में, बिलासपुर में किसको करेगा? गोपाल राव को, ठीक है। और रायपुर में एक खान व्यक्ति करेगा, महबूल उल हसन, ठीक है। कहानी समझ में आया? एक मिनट, हाँ सुनना, ठीक है। एक नोट बता रहा हूं ना। नागपुर छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन समाप्त हो गया, ठीक है। क्योंकि कब हमारा विलय हुआ जी? 13 मार्च 1854 को हड़प नीति के तहत विलय हो गया ब्रिटिश शासन में। तो जैसे ही विलय हुआ तो नोट करके सुनना कहानी को। नागपुर और छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन समाप्त हो गया। अब प्रशासनिक के लिए नागपुर और छत्तीसगढ़ में नियुक्ति किया जाएंगे। कोई प्रशासन व्यक्ति है ना प्रशासनिक के लिए, जिसमें कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे। नागपुर और छत्तीसगढ़ में आगामी के शासन के लिए लॉर्ड डलहौजी क्या करेगा? कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। नागपुर में कमिश्नर मेंसल की नियुक्ति करेगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर, प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट की नियुक्ति करेगा। क्लियर है? इसके बाद नागपुर में कमिश्नर कौन बन जाएगा? मेंसल को नागपुर का कमिश्नर बनाया गया। और इधर गोपाल राव हमारा कौन है? अंतिम जिलेदार। सुनना, छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को अपना सत्ता बागडोर संभाल छत्तीसगढ़ को दे देता है। किसको? चार्ल्स सी इलियट को। कौन? गोपाल राव दे देता है, गोपाल राव। अब सुनना, गोपाल राव की छत्तीसगढ़ का सत्ता चार्ल्स इलियट को सौंप देता है। चार्ल्स इलियट अपनी सहायता के लिए दो अतिरिक्त सहायक डिप्टी कमिश्नर और नियुक्ति करता है अपनी सहायक के लिए। कौन? चार्ल्स इलियट, ठीक है। जिसमें बिलासपुर के गोपाल राव को बिलासपुर के लिए, जैसे देखो, दो अपने सहायता के लिए दो सहायक अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर। पहला डिप्टी कमिश्नर कहां नियुक्ति करेगा जी? कौन है? गोपाल राव कहती है रे, कौन के? गोपाल राव का गोपाल राव का हाथ हंसता पहला डिप्टी कमिश्नर। हाँ हो, मैं दिला टमखिया कहत रहे। हाँ हाँ ठीक, सही बोले, ठीक है। दूसरा रायपुर में कौन? किसको? मोहबुल उल हसन, वो खान है हमारा, ठीक है। याद रखना, मोहिब उल हसन लिखाता है। रायपुर में मोहिब, देखो मोहिब उल हसन, ठीक है। और बिलासपुर में गोपाल राव अप्पा लिखाता, ठीक है। गोपाल राव अप्पा। दो डिप्टी कमिश्नर और नियुक्त किए गए अपने सहायता के लिए, ठीक है। याद रखना है। इस प्रकार हमारा सत्ता समाप्त हो जाता है। छत्तीसगढ़ और नागपुर में मराठा शासन समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद क्या आएगा? ब्रिटिश शासन आ जाएगा, ठीक है। फिर से ब्रिटिश शासन आ गया। ब्रिटिश शासन हमारा 1854 से 1947 तक चलेगा, ठीक है। तो आगामी हमारा क्लास क्या रहेगा? 1854 से 1947 तक का किसका चलेगा जी? ब्रिटिश शासन, ठीक है। पुनः ब्रिटिश शासन, प्रत्यक्ष बोल सकते हो। फिर से ब्रिटिश शासन आ गया आप हमारे 1854 से 1947 तक चलेगा, जब तक हमारा भारत देश आजाद ना हो जाए तब तक चलेगा। इसके बाद 1857 की क्रांति चलेगा आप सबका। वीर नारायण सिंह 1857 देखो आ गया, 54, 55, 56, 57, ठीक है। अब इधर की कहानी और मजा आएगा थोड़ा। कुछ काम धंधा नहीं उन लोग का, ठीक है। और कब नियुक्त किया, क्या नियुक्त किया गया, आप लोग और किताब पढ़ रहे हो तो देखना 30 जून 1854 में अगला पर गोपाल राव को चुना गया था, ऐसा वैसा लिखा होगा। लेकिन जिलेदार के बारे में उसके डेट कोई फिक्स नहीं रहता, ठीक है। चलो, ये अब आगे कहानी हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और कैसे अच्छे से लिखूं?
कहानी समझ में आए, इसको अपने अपने तरीका से लिखोगे तब तो समझ में आएगा। देखो, पुनः मराठा शासन कब से कब तक चला? 1830 से 1854। नागपुर में अंतिम रेजिडेंट कौन? विल्डर। अंतिम हमारा इसमें सूबेदार कौन था जी? सॉरी, अधीक्षक। अंतिम अधीक्षक कौन था? क्राफर्ड। ठीक है, क्राफर्ड ने अपना सत्ता किसको दे दिया? कृष्णराव अप्पा। बिल्डर ने अपना सत्ता किसको दिया? रघुजी तृतीय। रघुजी की मृत्यु 11 दिसंबर 1853 में। मृत्यु हो जाएगा तो क्या करेगा वो? अब इधर बेचारा खत्म ही हो जाएगा। लेकिन जब ये शासन करता है, जब ये सत्ता हस्तांतरण करता है, बिल्डर किसको देता है? रघुजी तृतीय। तो रघुजी तृतीय हमारे छत्तीसगढ़ में क्या करेगा? जिलेदार की नियुक्ति करेगा। तो जिलेदार की नियुक्ति किया करेगा, तो यहाँ पर हमारा 8 जिलेदार हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिलेदार 8 जिलेदार की नियुक्ति कौन किया था? रघुजी तृतीय। तो ये हो जाएगा आप लोग का। ये 8 नाम लिखना है, इतना सी तो लिखना है, छापना है, बस कहानी याद रखना है। और डिटेल लिखेंगे सोच रहे थे।